हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द ब्यूटीफुल सा चैनल डी वाई क्लासेस बाय रंजीत सर। तो यार फाइनली आज हमारा है क्लास 10th के साइंस का लेक्चर नंबर 2। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसके पहले का जो वीडियो था आप लोगों ने देख लिया होगा। तो प्यारे दोस्तों, मैंने देखा कि उस वीडियो पर आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही सपोर्ट किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी बहुत अच्छा खासा रेटिंग दोगे, बहुत अच्छा खासा अहमियत दोगे। प्यारे दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि यार जल्दी से पहले आप वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि यार मैं आपके लिए इतना रात रात जाग कर आपको मेहनत कर रहा हूँ और आपको खुद मोटिवेशन लेना चाहिए मुझसे कि सर मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। यार मैं आपको रात रात जाग कर पढ़ा रहा हूँ, आपको तो एग्ज़ाम देने जाना है। तो यार क्या यार आपका फ़र्ज़ नहीं कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करो? प्यारे दोस्तों, एक बात मेरा गांठ बांध लीजिए कि जिस समय मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि यदि आप सो रहे हो तब कोई ना कोई पढ़ रहा होता है, और जब वो आपसे मिलेगा वो जीत जाएगा आपसे, यानी आपको पीछे छोड़ सकता है। आपका फ्रेंड ही कितना पढ़ता है, कितना सोता है, आपको कभी नहीं बताता एग्जैक्ट, क्योंकि कभी भी कोई दोस्त ये नहीं चाहता है कि आप मुझसे आगे जाओ। इसलिए प्यारे दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि जितना हो सके आपसे उतना पढ़िए। यही सल्यूशन है और यही आपको बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करवाएगा, यही मूल मंत्र। तो यार चलिए वीडियो को खूबसूरत सा शुरू करते हैं बहुत ही अच्छे से। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो में तो उबाऊपन एकदम आएगा ही नहीं। अगर आप ये सोच कर चल रहे हो कि वीडियो तो मैं देखना शुरू कर रहा हूँ, पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं, तो डोंट वरी, मेरे ऊपर भरोसा रखिए और मैं आपको प्रयास करूंगा प्यारे दोस्तों कि आज का ये वीडियो ख़त्म करके ही मानेंगे। यार यदि आपसे देश के सच्चे सपूत हो तो आपको ऊबना नहीं है मेरे इस वीडियो में। जब तक मेरा क्लास चल रहा है तब तक आपको देखना होगा। ये आपको भारत माता की सौगंध है। अब आप कहेंगे सर आप बड़े हद हैं, भारत माता का सौगंध दिला रहे। नहीं प्यारे दोस्तों, मैं आपको मोटिवेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे साथ ही लेक्चर को ख़त्म करें। ये नहीं है कि चलिए 2-4 मिनट देख लिए, 5 मिनट देख लिए, अगले समय देखेंगे। वो समय नहीं आने वाला है। तो भाई आपको बातों में नहीं उलझाऊंगा, मैं ले चलता हूँ आपके टॉपिक पर। बस आप लोग मेरे साथ अंत तक बने रहें। तो प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं हम लोगों ने इसके पिछले वीडियो में ढांचा रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ मैंने इन लोगों को लास्ट में बताया था, इसलिए मैं यहाँ फिर थोड़ा सा इनका जिक्र करूँगा ताकि यहीं से मैं आपको ले चलूँ इनके आगे। तो यदि यार बात करें तो ढांचा रासायनिक समीकरण में, तो उसमें क्या होता था कि जो अभिकारक और उत्पाद होते थे उन दोनों में तत्वों की संख्या सेम नहीं रहती थी। और मैंने बोला था अगर तत्वों की संख्या अभिकारक और उत्पाद में सेम ना हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ढांचा या कंकालित समीकरण कहते हैं, क्योंकि खोखला है भाई, उसके दोनों तरफ का तो तत्व समान नहीं है। अब यदि संतुलित रासायनिक समीकरण की बात करें तो अभिकारक और उत्पाद इन दोनों में तत्वों की संख्या समान होगी। ये क्या है भैया? तो आइए आपको समझाते हैं। यार तत्वों की संख्या समान होने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूँ कि यदि आप इस बेसिक बात को समझ गए प्यारे दोस्तों, क्या है बेसिक बात मैं आपसे बोल रहा हूँ प्यारे दोस्तों, यदि इस बेसिक बात को समझ गए तो आपको संतुलित रासायनिक समीकरण में कहीं दिक्कत नहीं आने वाला है। मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। तो आप देख सकते हैं, पहले मैं आपको बात करूँ तो सबसे पहले आपको परमाणु और अणु के बारे में हल्का सा समझना होगा। मैं यहाँ इनका डेफिनेशन नहीं बताऊँगा, बस हल्का सा परमाणुओं की संख्या और अणुओं की संख्या मैं यहाँ आपको डिस्कस करने वाला हूँ। कैसे पहचानोगे संख्या, क्योंकि प्यारे दोस्तों ये देखना ही पड़ेगा आपको यदि आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करना चाहते हैं तो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 नंबर का आता है और आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं, ना कि काम चलाऊँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या की बात करें, यदि हम बात करें mg की प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे अगर परमाणु की संख्या अगर बात करें mg परमाणु की संख्या कितनी है तो आप कहेंगे सर 1 है। यदि मैं बोलूँ mg2 परमाणु की संख्या कितनी है
तो आप कहेंगे प्यारे दोस्तों 2 है। अब कहेंगे सर जी आप बार बार परमाणु ही बता रहे हैं, यहाँ तो आप अणुओं का भी नाम लिए हैं। तो अभी आप ध्यान से देखिए, मैं आपको एक एक बात समझाता हूँ। प्यारे दोस्तों यहाँ Mg का तो एक परमाणु है, एक बात ठीक है, लेकिन यहाँ बात करें तो Mg का 2 परमाणु है, लेकिन Mg2 का एक अणु। जब 2 तत्व आपस में संयुक्त होते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। तो यहाँ एक अणु है। यदि हम बात करें यहाँ 2Mg2 की बात करें तो प्यारे दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ परमाणुओं की संख्या की यदि बात करें प्यारे दोस्तों तो 2 दूना 4 हो गया, लेकिन अणु की बात करें तो अणु की संख्या कितनी है जानते हैं आप लोग? यहाँ अणु की संख्या 2 है, यहाँ अणु की संख्या 1 है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे प्यारे दोस्तों। यहाँ मैं और एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ। यदि मैं आपसे बात करूँ प्यारे दोस्तों, अब तो इसे मिटा देता हूँ क्योंकि इसका डेफिनेशन हो गया है प्यारे दोस्तों। तो अगर मैं यहाँ O2 की बात करूँ तो O2 का परमाणु, O का कितने परमाणु है यहाँ पे? ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 परमाणु हैं प्यारे दोस्तों। यदि मैं बात करूँ 4O2 तो यहाँ आप कहोगे ऑक्सीजन का, यहाँ ऑक्सीजन की बात हो रही है, ऑक्सीजन का परमाणु कई ठो है प्यारे दोस्तों? यहाँ पे 4 दूना 8 है, लेकिन हम बोले ऑक्सीजन का अणु कितना है हमें बताइए, अणुओं की संख्या। तो आप कहेंगे इसके सामने 4। यहाँ से आप एक बेसिक बात तो समझ गए होंगे प्यारे दोस्तों, किसी भी तत्व के जो आगे संख्या लगी हुई है वो अणुओं की संख्या को बताती है। ये जो 4 है वो ये बताएगा कि ऑक्सीजन का 4 अणु है, लेकिन अगर परमाणु की बात करेंगे तो टोटल पता करेंगे 4 दूना 8। अब प्यारे दोस्तों इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आपको समझाते हैं। इसी बेसिक बात में मैं आपको बता दूं प्यारे दोस्तों, ये जो बेसिक बात है इसे आप अपने नोट्स में भी लिखिएगा ताकि आपको समझ में आए। Mg ऐसे है तो Mg का 1 परमाणु है, Mg परमाणु कितना है? 1 है। अगर Mg2 तो Mg का परमाणु क्या होगा? 2 होगा। प्यारे दोस्तों अभी मैं आपको समझाऊंगा तत्वों की संख्या समान करने में, क्योंकि आप इसे समझ जाओगे तभी आप उस तत्वों की संख्या बराबर है कि नहीं पहचान पाओगे। यदि मैं बात कर दूं 8 Mg2, चलिए तो अब यार तो क्या करेंगे, 8 दूना 16, यानी Mg का परमाणु कितना है? 16। लेकिन Mg का अणु की बात करें, Mg का अणु तो अभी आपने देखा कि आगे वाली संख्या अणु को दर्शाएगी, यानी 8 है। अगर अब प्यारे दोस्तों अब मैं यौगिक की बात कर लेता हूँ इसी में। अगर हम आपको दे दें H2O, अगर इस यौगिक में यदि देखा जाए तो H का कितना परमाणु है? H का परमाणु आप कहेंगे सर इसमें 2 दिख रहा है, तो H का परमाणु 2। ऑक्सीजन का परमाणु इसमें कितना है? 1 है। अब यदि प्यारे दोस्तों मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं आपको कहूँ 4H2O दिया गया है, तो यदि हम परमाणु बात करें, हाइड्रोजन का परमाणु कितना है? अब आप समझ गए होंगे 4 दूना 8। ऑक्सीजन का परमाणु तो प्यारे दोस्तों आप यही कहेंगे कि ऑक्सीजन का परमाणु भी 4 है, क्योंकि आपको मैं बता दूं ये आगे 4 लगा है तो इसका तो हो ही गया। इसके अंदर भी जो जितनी भी चीज़ें रहेंगी तत्व के सामने सब लोगों में 4 का मल्टीप्लाई होता है, इसका मतलब 4 इसमें भी है। अब यदि बात करें प्यारे दोस्तों कि जल के कितने अणु हैं, जल के अणु की मैं बात कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा सर जी ये पूरा क्या है? जल है। और जल के सामने क्या लगा है? 4, यानी जल के अणु भी हमारे कितने हैं? 4। आई होप प्यारे दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यदि परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है तो उसमें जितने तत्व होंगे सबको हम लिख लेंगे। अगर अणु की बात होगी तो हमें तत्व के आगे वाले लगे हुए गुणांक को दिखना है, मतलब उसमें ऐसा कौन सी संख्या का गुणा हुआ है। गुणांक मतलब गुणा प्लस अंक। आई होप आप समझ गए होंगे। अब मैं आपके सामने प्यारे दोस्तों कुछ रिएक्शन 1-2 ठो लिखता हूँ और आपसे पूछता हूँ कि क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है अथवा नहीं। तो आप घबराइएगा नहीं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्यारे दोस्तों। यहाँ एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि Zn, प्यारे दोस्तों मैंने मिटा दिया है उसे, जब मैं इधर हुआ था तभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स में उतार लीजिएगा। यहाँ Zn प्लस H2SO4 की मैं बात कर रहा हूँ।
अभी इस पर ध्यान मत दीजिएगा, जहाँ मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए पहले। यहाँ हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2। यदि अब बात करें अभिकारक में, क्योंकि यदि संतुलित रासायनिक समीकरण को पहचानना है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि क्या अभिकारक और उत्पाद के जो हमारे तत्वों की संख्या है समान है। तो चलिए यार देख लेते हैं, अभिकारक की ओर देखते हैं। यदि हम Zn का परमाणु देखें तो Zn का परमाणु इधर कितना है, 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु देखें तो हाइड्रोजन का परमाणु देखें तो यहाँ 2 है। सल्फर का परमाणु देखें तो यहाँ 1 है। अगर ऑक्सीजन का परमाणु देखें तो यहाँ 4 है। प्यारे दोस्तों, आप इन्हें किस प्रकार कैसे समझ ले रहे हैं मुझे बताइए, क्योंकि आपने अभी मैंने जो बेसिक बात बताया उसे समझ गए हैं, इसीलिए मैं आपको जैसे जैसे बोल रहा हूँ आप समझ रहे हैं। अब मैं यहाँ की बात कर लेता हूँ उत्पाद में। उत्पाद में Zn का परमाणु कितना है प्यारे दोस्तों, आप ध्यान से देखिए कितना लग रहा है, 1। सल्फर का कितना परमाणु है इसमें, 1। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 4। और हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, कितना है, 2। तो प्यारे दोस्तों, आई होप आपको यहाँ दिख रहा होगा कि Zn का परमाणु 1 है, इधर भी Zn का 1। सल्फर का परमाणु 1 है तो इधर भी सल्फर का 1 है। ऑक्सीजन का परमाणु इधर 4 है तो इधर भी 4 है। और हाइड्रोजन का परमाणु इधर 2 है तो हाइड्रोजन का परमाणु इधर भी 2 है। तो कहेंगे आप, क्योंकि अभिकारक एवं उत्पाद में तत्वों की संख्या सेम है, इसलिए हमारा यह रासायनिक समीकरण एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या लिखेंगे, यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। प्यारे दोस्तों, फटाफट इसे आप नोट कीजिए, तब मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ और उसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, तो आई होप आपने इसको उतार लिया होगा। तो अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ प्यारे दोस्तों। यहाँ मैं दे देता हूँ H2, यहाँ दे देता हूँ O2 प्लस, रिएक्शन दे देता हूँ यहाँ पे H2O। अब इसे मैं संतुलित कर ही लेता हूँ प्यारे दोस्तों। यहाँ 2 लिख देता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 2, सही हो गया, आप संतुलित है। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आप सोचेंगे सर जी आप कैसे संतुलित कर ले रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों मत घबराइए, मैं आपको अभी संतुलित करना भी सिखाऊंगा। मुझे तो आता है, इसलिए मैं आपको संतुलित कर ले रहा हूँ, आपको केवल जांच करवा रहा हूँ कि क्या ये संतुलित है। तो अब चलते हैं इधर हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु कितना है प्यारे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा सर जी 2 दूना 4। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, परमाणु है 2। अब बात कर ले इधर तो प्यारे दोस्तों हाइड्रोजन का परमाणु कितना है, 2 दूना 4। ऑक्सीजन का कितना है, तो इसमें 2 का गुणा हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन का परमाणु भी 2, ऑक्सीजन का परमाणु भी 2 है। तो आप देख सकते हैं 4 2 4 2, यानी अभिकारक एवं उत्पाद क्या जो तत्वों की संख्या है वो सेम है, इसलिए ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O गिव्स, मैं यहाँ आपको देता हूँ प्यारे दोस्तों Fe3O4 प्लस H2। यही हमारा रिएक्शन है प्यारे दोस्तों। अगर अब हम देखें यहाँ पे, तो यदि हम देखें Fe के इधर कितना परमाणु है, 1। और हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 2। ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, 1। लेकिन प्यारे दोस्तों अब इधर देखते हैं हम, तो इधर Fe का यदि देखें तो Fe का परमाणु 3 है। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ प्यारे दोस्तों, Fe का परमाणु 3, ऑक्सीजन का परमाणु 4, हाइड्रोजन का परमाणु 2। अरे बाप रे, ये क्या, यहाँ Fe 1 है, यहाँ Fe 3, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन तो 2। ये इसकी बात तो ठीक, ये इसे हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऑक्सीजन का परमाणु इधर 1 और उधर ऑक्सीजन का परमाणु 4, इसका मतलब अभिकारक और उत्पाद में तत्वों की संख्या समान नहीं है, इसलिए यह रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। इसलिए यह रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है।
अब आप कहेंगे सर संतुलित नहीं है तो बोर्ड एग्जाम में तो आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए, हम कैसे करेंगे? तो प्यारे दोस्तों, आपको इस वीडियो में उबाऊपन महसूस ना हो इसीलिए मैं अलग से एक वीडियो डालूंगा कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, हम रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें। इसका मैं सेपरेट वीडियो डालूंगा और प्यारे दोस्तों उसमें केवल और केवल मैं आपको संतुलित करना सिखाऊंगा। इसलिए प्यारे दोस्तों आप घबराइए नहीं, यहाँ मैं बस संतुलित कैसे करें मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए विस्तार से आप ये समझिए कि पहले हमें अभिकारक में तत्वों की संख्या कैसे गिनना है, उत्पाद में तत्वों की संख्या कैसे गिनना है, संतुलित करना अलग वीडियो में पेंडिंग रख दीजिए। संतुलित करना, संतुलित करना कहाँ है हम लोगों का, पेंडिंग में पड़ा है, इसका एक अलग वीडियो आएगा। ये बात यदि नहीं समझ में आएगा तो बार बार कमेंट करिएगा कि सर जी आपने भी संतुलित करना को पेंडिंग में रखा है। आप मुझे बार बार कहिएगा, प्यारे दोस्तों कान पकड़कर मेरा खींच लीजिएगा, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। चलिए तो अब चलते हैं प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं देना चाहता था आप लोगों को। यहाँ पे देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भैया। यदि आप इसे जान लेते हैं तो केमिकल रिएक्शन की पूरी जानकारी आपके दिमाग में घुसेगा। करा रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए और अधिक इसको इन्फॉर्मेटिव, मतलब आपको एकदम 100% अच्छा कोई रासायनिक समीकरण आपको बढ़िया से नॉलेज दे कि हाँ भैया ये सब रासायनिक समीकरण ठीक है, तो कह रहा है रासायनिक समीकरण को और अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाना होता है। भौतिक अवस्था का दर्शाना का मतलब भैया जो उस अभिकारक में जो लोग आए हैं, जैसे तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है या मैग्नीशियम है, कुछ भी है, तो उसकी अवस्था कैसा है, क्या वो द्रव में है, क्या वो ठोस में है, क्या वो गैस में है, या उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जल मिला हुआ है। ऐसा आगे अगर दे तो उनके साथ ही वहाँ बता दिया जाता है कि भैया ये गैस में है, भैया ये सॉलिड में है, भैया वो लिक्विड में है, भैया इनके अंदर जल की मात्रा ज़्यादा है, ऐसे चीज़ बता दिए जाते हैं। यानी अगर वो कह रहा है रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था दर्शाना होगा, जो भी रहेगा। यदि वो गैस में है तो उसके सामने गैस दिखाया जाएगा, द्रव में है तो उसके सामने लिक्विड। अगर उनके अंदर जल की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ एक्वस लिखा जाता है प्यारे दोस्तों, AQ, और यहाँ लिया गया है ठोस। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा दिया हूँ, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके मैं सामने तो यस लिखा है, बुक में सभी जगह सामने लिखता है प्यारे दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ नीचे लिखा हूँ इसलिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। नहीं कई सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको रासायनिक सूत्र में ही जोड़ लेते हैं, कहीं CaCO3 फार्मूला है, इसलिए प्यारे दोस्तों मैं इसको नीचे लिखा हूँ। यानी CaCO3 सॉलिड में है, यानी ये ठोस में है। जैसे उष्मा दिया ये टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। और कैल्शियम ऑक्साइड प्यारे दोस्तों ये भी सॉलिड होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होता है। तो ये देखिए अधिक सूचनापूर्ण बन गया, ये भैया गैस में है, ये भैया सॉलिड में है, ये भैया सॉलिड में है, ठोस में है। अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आ रही प्यारे दोस्तों तो ये सॉलिड मतलब ठोस। आई होप आपको ये भी इतने टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो यार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में बताने। तो प्यारे दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। प्यारे दोस्तों यही रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार आपका लास्ट स्टेज है। यदि आप इतने को पढ़ लेते हैं तो आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों आपको पढ़ेंगे तो आपको भले ये टॉपिक कुछ दिख रहे हैं, लेकिन जब भी इनके अंदर आप जाएंगे तो आपको थोड़ा सा डिटेल चर्चा तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि यदि आप चैप्टर को बारीकी से समझना चाहते हैं प्यारे दोस्तों तो मेरे लेक्चर में कंटिन्यू आपको बना ही रहना पड़ेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं प्यारे दोस्तों कि जब भी मैं आपको बताऊंगा तो उसमें एक एक ठो अब फार्मूले आना शुरू होंगे जिसे आप रासायनिक सूत्र कहते हैं। और मैं आपको नोट्स बनाने का एक तरीका बताता हूं प्यारे दोस्तों कि जब आपको कोई भी रासायनिक सूत्र दिखाई दे और मैं वहां आप उसका हिंदी भी बताऊंगा तो आप एक तरफ लिखेंगे यौगिक या लिखेंगे सूत्र, आप लिखिएगा सूत्र, उसका हिंदी में नाम आप लिख लीजिएगा, हिंदी नाम उसका।
अलग से प्यारे दोस्तों, क्योंकि यदि आप ऐसा करोगे तो आगे आने वाले जब भी आपको रिएक्शन दिए जाएंगे तो आप तुरंत पहचान लोगे कि इस यौगिक का, ये इस सूत्र का ये वाला नाम है। यार अभी आप कैसे हैं आपको मैं समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे। तो अभी मैं जब बताऊंगा कि इस वाले को आप इस जगह लिख लीजिए तो आप ज़रूर लिखिएगा, मेरी बातों को फॉलो कीजिए। आपसे मैं वादा करता हूं कि आपको केमिस्ट्री एकदम आपके दिमाग में घुसा दूंगा। अब यहाँ देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आपको पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है, उसके बाद आपको पढ़ना होगा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। उसके बाद प्यारे दोस्तों विस्थापन अभिक्रिया, ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। और एक हमें पढ़ना होगा अपचयन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, सॉरी दोस्तों, उपचयन, जिसे आप बोलते हो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और एक है अपचयन अभिक्रिया। यानी हमें 1 2 3 4 5 6 रिएक्शन के बारे में पढ़ना होगा। और ज़रूरी नहीं है प्यारे दोस्तों कि इन्हीं 6 हैं, जब भी आप इसके अंदर घुसोगे तो 1 या 2 ठो अभिक्रिया बढ़ सकते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जब भी जो चलेगा आपके सामने होगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ यार, आप कहोगे सर जी आप कितनी बार वादा करोगे, एक बार किए ना तो चलिए आप आगे। तो यार प्यारे दोस्तों आपकी बातों को मैं रखता हूँ और मैं चलता हूँ आपको मतलब कि टॉपिक को समझाने। तो आप देख सकते हैं यार कि यहाँ संयोजन अभिक्रिया दिया है, तो मैं इसको लिख लिया हूँ, जिसे इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब कह रहा है थोड़ा सा यार देखिए, आप एनसीईआरटी के लैंग्वेज से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें क्या होने वाला है प्यारे दोस्तों कि आपको कुछ कहानियाँ बताई जाती हैं, उसके बाद उसको समझाकर उसका निचोड़ डेफिनेशन आपको दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, कहानी को भी नोट करना है, हल्का फुल्का कहानी। उसके बाद भैया राजा रानी के बारे में बिना जाने पूरी कहानी कैसे होगा। तो यहाँ मैं कुछ कहानियाँ जब आपको बताऊं तो उसको नोट कीजिए। उसके बाद आपको मैं डेफिनेशन भी बताऊंगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिख के आना है। तो यहाँ देख सकते हैं यार कि कैल्शियम ऑक्साइड तीव्रता से क्रिया करके, सॉरी दोस्तों यहाँ आपको मैं एक चीज़ भूल गया हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड तीव्रता से जल से क्रिया करके, यहाँ आप ये लिखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड जल से, यहाँ आप नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा, कैल्शियम ऑक्साइड जल से तीव्रता से क्रिया करके, यानी जल से वो तेज़ी से क्रिया करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब आपके दिमाग में आप बताइए क्या चल रहा है, क्या कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, नहीं ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैं आपको बताऊँ, बस आपको अलग कॉपी में अलग एक जगह सादा पन्ना हो, उसमें आप उसका फार्मूला नोट कर लीजिए। तीव्रता से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये क्या है भैया, तो आप समझिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO जल से H2O तीव्रता से क्रिया करके अब क्रिया करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लिया, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और क्या बनाया, और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न कर रहा है। तो यार यहाँ हम लोगों ने नोटिस किया, यानी देखा कि 2 अभिकारक है और जब ये जुड़ रहा है तो एक उत्पाद बना रहा है और वो ऊष्मा है भाई, वो ऊष्मा निकल जाएगा। तो यहाँ से समझ में आया ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 2 से अधिक भी हो सकते हैं प्यारे बच्चों, 3 भी हो सकता है, 4 भी अभिकारक हो सकते हैं, लेकिन उधर बनने वाला चीज़ एक ही होना चाहिए, उत्पाद में एक ही बने रिएक्शन, मतलब कि पदार्थ। तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वही रिएक्शन को मैंने यहाँ रिपीट कर दिया, इसलिए किया क्योंकि मैं इसके बारे में नोट बताने वाला हूँ। यही छोटे छोटे नोट्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO को बिना बूझा चुना, अब आप लिखेंगे बिना बूझा चुना कोष्टक में, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला CaO होता है। इसे इंग्लिश में क्विकलाइम भी कहा जाता है। अब कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है CaOH का होल ट्वाइस, और इसी को बूझा हुआ चूना स्लैक्ड लाइम भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों यदि आपको समझ में आ गया है तो एक एक थंब जरूर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलें। अब यहाँ देखिए मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ प्यारे दोस्तों कि जब क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड ने जल से अभिक्रिया किया तेज़ी से, तो क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न किया। यहाँ से हम लोगों ने देखा कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक जब जुड़ेंगे तो एक उत्पाद बनाएंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप कि इट्स पॉइंट इज़ क्लियर।
तो प्यारे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं इसके बारे में एक विशेष लिखवाना चाहूँगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वो पूछा हुआ क्वेश्चंस है। चलिए प्यारे दोस्तों, तो अब हम चलते हैं। मैंने कुछ उसके आगे बोला था कि कुछ पॉइंट्स रह गए हैं जिनको बताना रह गया है प्यारे दोस्तों, और ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स बता रहा हूँ प्यारे दोस्तों, तो ये मत सोचिएगा सर जी इतना लंबा क्यों बताते चले जा रहे हैं आप। मैं इसलिए बता रहा हूँ प्यारे दोस्तों क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, क्योंकि यदि छूट गया तो आप मुझे दोषी ठहराओगे, और यदि मैं वो पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखवा दे रहा हूँ प्यारे दोस्तों, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप याद नहीं कर सकते हैं यार। बने बनान मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बस आपको क्या है प्यारे दोस्तों कि आपको थोड़ा सा रिवीजन करना है। तो चलिए यार बातों में नहीं उलझाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होता चला जा रहा है, मुझे ये टेंशन है। तो यहाँ देख सकते हैं कि विशेष है कि CaOH का होल ट्वाइस, जो अभी आपने देखा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे आप लोग बूझा हुआ चूना कहते हैं, करा कि विलयन का उपयोग, मतलब इसका उपयोग हम लोग दीवारों के सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। यानी कोई पूछे बूझा हुआ चूना का यूज कहाँ होता है, तो आपका जवाब होगा दीवारों का सफ़ेदीकरण करने के लिए होता है, यानी आप जो चूना की पुताई करते हैं दीवारों में। अब कह रहा है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यानी बूझा हुआ चूना है, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि CO2 वायु में उपस्थित है। जो पेड़ है कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, ये बात तो आपने सुना होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में विद्यमान है, तभी तो ऑक्सीजन को छोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है। तो वही बोला जा रहा है जब जो मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है, धीरे धीरे अभिक्रिया करके दीवारों पर CaCO3 की एक पतली परत बना देता है। आपने देखा होगा जब दीवालों की पुताई हो जाती है, साल डेढ़ साल बाद क्या होता है, जब आप ऐसे नाखून से उस पर खरोचेंगे, तो आपके भाषा में यदि कहें तो यदि खोदेंगे तो क्या होगा, उसमें से क्या निकलेगा, पपड़ी, जिसको आप लोग देखते हो छोड़ने लगता है। तो जो पपड़ी है वो छोड़ रहा है वो क्या है आपका CaCO3, जिसे आप लोग कहते हो कि सर ये चाक है, चाक का फार्मूला है CaCO3। तो उसमें से प्यारे दोस्तों जो चपड़ा छोड़ता है वही हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बना देता है। वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जल घुला हुआ है, बिना जल के तो वो बोलेगा नहीं, गीला होगा नहीं, इसलिए यहाँ एक्वस लिखा गया है प्यारे दोस्तों। और मैंने वहाँ बता दिया था कि उनके रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था दर्शाना है, तो इसमें जल की मात्रा अधिक है, इसलिए एक्वस लिखा गया है AQ। ये क्या है, CO2 गैस है, गैस लिख दिया गया, ये सॉलिड बन गया है, तो इसलिए यह सॉलिड लिख दिए। तो प्यारे दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब क्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक पतला परत बना लेता है, और आपने अपने डेली लाइफ में देखा भी होगा। अब मैं आगे नहीं बताऊंगा, अब यहाँ मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अब आप कहेंगे सर जी ये तो आप नया पकड़ के लेके चले आए, उसमें तो नहीं था। प्यारे दोस्तों इसीलिए मैंने बोला था छोटे छोटे डेफिनेशन उसमें निकलते रहेंगे। तो आपने देखा अभी एक अभिक्रिया को जिसमें से ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी। अभी आपने देखा था कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ तीव्रता से गर्म किए थे तो क्या निकला था, एक उत्पाद तो बना था, लेकिन उसके साथ साथ अधिक ऊष्मा भी उत्पन्न हुआ था। तो वही बोला जा रहा है प्यारे दोस्तों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। काम खत्म। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया जो होगा उसमें से ऊष्मा जरूर निकलेगा प्यारे दोस्तों। तो ऐसी सभी अभिक्रियाएं जिनमें से ऊष्मा निकल जाए वो क्या होंगी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ प्यारे दोस्तों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिया वही पहले वाला, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, लेकिन उसके साथ साथ ऊष्मा निकला। यदि बात कर लेते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के कुछ अन्य उदाहरण की, तो प्यारे दोस्तों प्राकृतिक गैस का दहन, यदि प्राकृतिक गैस को हम लोग गर्म करें, जलाएं, तो उसमें से भी ऊष्मा निकलता है। ये एग्जाम्पल है, आप नोट कर सकते हैं रिएक्शन और रट सकते हैं यार, क्योंकि आपको बार बार इस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, जीवों में श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ये तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तेज़ी से आप सांस अंदर लीजिए, उसके बाद छोड़िए, क्या महसूस हुआ,
लगा ना प्यारे दोस्तों कि आपके सांस के साथ साथ आपको कुछ गर्मी भी लग रही है, आपके हवा जो आ रही है नाक से, तो उसमें क्या है, आपकी ऊष्मा निकल रहा है। इसका मतलब श्वसन भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय क्रिया है। बोर्ड एग्जाम में बन गया कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो आपका जवाब होगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। आई होप प्यारे दोस्तों आपको ये रिएक्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने 2 रिएक्शंस को पढ़ लिया, संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो प्यारे दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, जिस वजह से और ज़्यादा आगे जाने का प्रयास करेंगे तो वीडियो आप देखेंगे नहीं। तो प्यारे दोस्तों आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें प्यारे दोस्तों। तो वही पुराना हाल, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।